अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। मैं वेस्कुलर फेलो हूँ हॉस्पिटल में। आज हमारा वेस्कुलर क्लिनिक का ये तीसरा प्रोग्राम है मरीज़ों के अवेयरनेस के लिए। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर इलियास सादिक साहब से डीवीटी के बारे में मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। डीवीटी जो वर्ड है, इंग्लिश के 3 लफ्ज़ हैं, ये डी, वी और टी, और इसका मतलब ये है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस होता है क्लॉट, ब्लड जब थिक होके जम जाता है किसी जगह पे तो उसको क्लॉट कहते हैं। ये डीवीटी वो क्लॉट होता है जो आपकी डीप वेनों में, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, कि ये डीप वेनों में बनता है और आम तौर पे ये टांग की डीप वेनों में बनता है। आम तौर पे ये घुटने से नीचे या घुटने से थोड़ा सा ऊपर वाली वेन में बनता है। वजूहात इसकी कई होती हैं। ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिसकी कि फ़ौरी तशख़ीस और फ़ौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इससे क्या ख़तरात क्या लाक हो सकते हैं अगर किसी को ये डी वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी आम ज़बान में जो कहते हैं जी खून जम गया है, तो क्या नुकसान होते हैं? जी, खतरनाक सबसे बड़ा ख़तरा तो जी इसमें होता है टांग को, और दूसरा ख़तरा होता है जान को। टांग को ख़तरा ये होता है कि वेन्स आपकी डैमेज होती हैं और स्वेलिंग होती है और तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होती है। और जो जान को ख़तरा है वो ये है कि ये क्लॉट ट्रेवल भी कर सकता है। ट्रेवल करता है तो ये हार्ट के थ्रू लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जब जाता है तो वो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, और ये ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है जिससे आपकी जान को भी ख़तरा होता है, और अगर जान बच जाए तो इसकी और भी चेस्ट में कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। तो सर इसकी क्या वजूहात क्या है, ये कैसे होती है ये डीवीटी जो है? वजूहात भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं। आम तौर पे ये जो डीवीटी होता है ये होता है ऑपरेशंस के बाद। किसी पेशेंट का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, 2, 4, 5, 6 घंटे उसमें लग गए, पेशेंट टेबल पे पड़ा रहा बहुत देर, उसके बाद हॉस्पिटल में हफ्ता 10 दिन पड़ा रहा, इमोबिलाइज रहा, मूवमेंट नहीं हुई उसकी प्रॉपर, तो ये सबसे कॉमन वजह तो आमतौर पे हॉस्पिटल्स के पेशेंट में होती है। जो आम कम्युनिटी है उसमें और बहुत सारी वजह, एज भी वजह है, एज ज़्यादा हो, घर में मोबिलिटी अच्छी ना हो, बाहर आना जाना कम हो, तो उन लोगों में ज़्यादा होता है। फिर औरतों में प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी वजह है, और जब डिलीवरी होती है या सिजेरियन सेक्शन होता है यानी कि बड़ा ऑपरेशन, तो उसमें भी इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उस वक्त ख़वातीन का ब्लड जो है वो नॉर्मली थिक हो चुका होता है। उसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसकी कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जो आमतौर पर लोग नहीं लेते। उसके बाद जो ट्रैवलिंग है वो एक उसका बहुत बड़ा कॉज है। आपने एयर ट्रैवलिंग की या बस ट्रैवलिंग की जिसमें आप 8-10 घंटे बैठे रहे और लेग की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुई, और उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और लेकिन ये चंद एक कॉमन इसकी वजूहत। सर ये किसी मेडिसिन से भी हो सकता है? अगर कोई एक मरीज़ मेडिसिन ले रहा है किसी किस्म की, तो उससे भी ये हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है। इसमें 2 तरह की मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है कीमोथेरापी, जैसे कि कैंसर वाले कुछ पेशेंट्स को ख़ास किस्म की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिनको कीमोथेरापी कहते हैं, वो इसकी वजूहत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो ख़वातीन कुछ मेडिसिन लेती हैं, कुछ पीरियड्स की हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए लेती हैं, और इस तरह के गायनी के प्रॉब्लम्स के लिए जो मेडिसिन लेती हैं वो हार्मोनल मेडिकेशन होती हैं। हार्मोनल मेडिकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी के नॉर्मल हार्मोन है वो दवाइयाँ उनको ऊपर नीचे करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड थिक होता है और इसमें डीवीटी होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो इसलिए जब भी ख़वातीन किसी गायनी की कोई दवाई शुरू करें तो ये अपने डॉक्टर से उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें कि कहीं इस दवाई से डीवीटी होने का ख़तरा तो नहीं है। अगर किसी को डीवीटी है तो उससे क्या पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? क्या उसके टांग पे क्या असरात हो सकते हैं, या कोई और बॉडी के ऊपर ओवरऑल क्या असरात आ सकते हैं? आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फौरी असरात है कि पेशेंट को शदीद पेन होती है, टांग में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बाज़ औक़ात टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और बुखार भी साथ हो जाता है। कुछ पेशेंट को तो इतना ज़्यादा होता है कि ये क्रिपलिंग हो जाता है, पेशेंट को बेड पे आना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। दूसरी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि डीवीटी जब ट्रीट भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, तो वेन्स में कुछ ना कुछ डैमेज छोड़ जाता है। उससे भी लॉन्ग टर्म टांग में कुछ ना कुछ स्वेलिंग रह जाती है, स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, स्किन काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और उसमें फिर लॉन्ग टर्म में उसमें ज़ख्म भी बनने शुरू हो जाते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी वीनस अल्सर की, तो डीवीटी एक वजह है वीनस अल्सर बनने की भी, वो फिर आगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन जाता है। इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? देखिए, तशख़ीस पेशेंट के हवाले से जहाँ तक तशख़ीस का ताल्लुक है, तो जो ही पेशेंट को लगे कि टांग में अचानक से कुछ स्वेलिंग शुरू हो गई है, दर्द शुरू हो गई है, क्रैम्प्स आने शुरू हो गए हैं, या टांग वो रेड हो गई है, तो उसको फौरी तौर पे चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करे, और
और इसमें जब डॉक्टर के पास जाएगा तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पेशेंट का जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, पेशेंट का प्रॉपर चेकअप है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। उसमें तकरीबन 100% पेशेंट में ये डायग्नोज हो जाता है या रूल आउट हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ पेशेंट ऐसे जिनमें बाजुका सीटी स्कैन की भी हेल्प पड़ जाती है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट में सिर्फ डॉपलर अल्ट्रासाउंड से इसकी तशखीस भी हो जाती है और ट्रीटमेंट का प्लान भी हो जाता है। कि जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, इसका इलाज क्या है? अगर किसी को डीवीटी हो जाए, उसने चेकअप भी करा लिया, तो फिर आगे क्या इसका प्लान क्या होता है? तशखीस के बाद डॉक्टर का ये काम है कि इसको कैटेगराइज करे कि ये क्या लो रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, ये बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, ये सिर्फ टांग तक महदूद है या टांग से भी ऊपर वाली वेन्स में यानी कि पेट की वेनों में चला गया है या चेस्ट के अंदर चला गया है, उसके मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट प्लान होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में इसकी ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट से मुराद है कि सिर्फ मेडिकेशन जो कि आम तौर पे इंजेक्शन से शुरू होती है, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद टैबलेट्स की शक्ल में शुरू हो जाती है, या आम तौर पे ब्लड थिनर्स होते हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, और अमूमी पीरियड इनका 3 से लेकर 6 महीने तक होता है, जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसमें कुछ पेशेंट की कैटेगरी ऐसी है जिनको सर्जरी की या किसी और इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है। कि डॉक्टर से डिस्कशन करके ये आपको अंदाज़ा होगा कि आपका पेशेंट जिसको प्रॉब्लम है वो इस वक्त किस कैटेगरी में आता है, लेकिन आम तौर पे ये ट्रीटमेंट मेडिकेशन से ही। सर जैसे आपने बताया जी, ये इसमें ब्लड थिनर यूज़ करने पड़ते हैं, और अगर पेशेंट को ब्लड थिनर से प्रॉब्लम्स हैं, वो या उसने स्टार्ट किए हैं, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, जिस्म के ऊपर निशानात बनने शुरू हो गए, तो फिर उसका क्या इलाज है? और दूसरे पेशेंट का ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जी, ये कब तक मेडिसिन लेनी है? आया कि हमने ये सारी ज़िंदगी लेनी है, ये इसका ड्यूरेशन क्या है मेडिसिन का, जो हम ब्लड थिनर पेशेंट को खून पतला करने वाली दवाई देते हैं? इसमें भी बहुत वेरिएशन है पेशेंट टू पेशेंट। सबसे पहले तो ये है कि जिस पेशेंट को किसी ब्लड थिनर से एलर्जी है या ब्लड थिनर से कोई और मसला पैदा हो गया है, वो ब्लड थिनर काफ़ी सारे अब अवेलेबल है मार्केट में, तो उसकी फॉर्म या उसकी कंपनी या जो भी उसका फार्मूला है वो चेंज किया जा सकता है। ये तो बहुत कम होता है कि किसी पेशेंट को कोई भी ब्लड थिनर सूट ना करे, ये तो बहुत ही रेयरली होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डीवीटी है और उसको ब्लड थिनर सूट नहीं कर रहे, तो फिर उसमें बाज़-औक़ात सर्जिकल ऑप्शन भी देखनी पड़ती है कि छोटा सा कट लगा के उस क्लॉट को निकाल दें। ये बाज़ पेशेंट में फिल्टर भी डालने पड़ जाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी कैटेगरी है। जहाँ तक इसके ड्यूरेशन का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले कहा कि आम तौर पर 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन होता है ज़्यादातर पेशेंट के लिए, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये डीवीटी जेनेटिक वजह से होता है, उनके जीन्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनका ब्लड थिक हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को बाज़-औक़ात लंबे अरसे के लिए लेना पड़ता है, और कुछ ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं जिनको सारी उम्र भी ब्लड थिनर लेने पड़े। एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये हमारे पेशेंट पूछते हैं जी, पेशेंट की अगर टांग में मसला आया हुआ डीवीटी है, तो इसकी मालिश करवा सकते हैं, दबा सकता है कोई, या फिर हम वर्जिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें दो बड़ी सीरियस मिसकंसेप्शंस हैं। नंबर एक, कुछ डॉक्टर हजरात भी हमारे पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं जी कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। पहली तो बात यह है कि किसी पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं चाहिए। डॉक्टर उनको ये बताते हैं कि अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये क्लॉट मूव हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको उतना ही रेस्ट चाहिए जितना आप समझते हैं कि आपको ज़रूरी है। अगर आप मूव कर सकते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें, अगर आप घर के अंदर वॉक कर सकते हैं या बाहर जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। ये आपने खुद डिसीजन लेना है कि आपकी तकलीफ़ कितनी है, उसके मुताबिक आपने मोबिलिटी का डिसीजन लेना है। दूसरी बात, जहाँ तक दबाने की है, दबाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप दबाएंगे तो आपकी वेनों पर प्रेशर आएगा, प्रेशर से क्लॉट जो है वो खासतौर पर जो फ्रेश क्लॉट है, जो 2-4-5 दिन पहले बना है, तो उसके मूव करने के चांस हो। तो दबाना बिल्कुल नहीं है। एक खास किस्म की टाइट स्टॉकिंग होती है, वो आप ज़रूर पहने, और इसमें बेड पे लेटने का कोई खास वजह नहीं है। आप अगर आपको तकलीफ हो रही है उठने से चलने से, फिर आप ज़रूर लेटें। टांग को ऊंचा भी रखना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये डिसीजन आपने लेना है। ये आपका डॉक्टर आपको नहीं एडवाइस कर सकता कि आप कितनी देर के लिए लेटें या ना लेटें। सर जैसे आपने बताया ये क्लॉट मूव कर सकता है, क्वेश्चन होता है पेशेंट की तरफ से भी, ये मूव करके ये इससे फालिज का अटैक भी हो सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है? ये अगर किसी मरीज को डीवीटी है तो ये मूव करके जा सकता है वहाँ? क्लॉट मूव तो बिल्कुल कर सकता है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। आमतौर पर क्लॉट वो मूव करता है जो टांग की वेनों से मूव करके आगे पेट की वेनों तक पहुंच जाए, उस क्लॉट के मूव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, उस वक्त ये मूव करता है जब आपने ट्रीटमेंट कोई शुरू नहीं की हो। जब आप ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं प्रॉपर टाइम पे, तो उसके मूव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हार्ट अटैक और फालिज का ताल्लुक है, इससे हार्ट अटैक नहीं होता। जब ये मूव करके इसका कोई बड़ा चंक मूव करके लंग्स में चला जाए, तो लंग्स इटसेल्फ जो है ना, उसमें आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है, और उसकी वजह से फिर हार्ट पे प्रेशर आता है
और जान जा भी सकती है, जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इससे आमतौर पे फालिज का कोई खतरा नहीं होता, सिवाय बहुत ही रेयर केसेस में जिसमें किसी मरीज में हार्ट का जो वॉल्व है उसमें लीकेज हो और एक साइड का ब्लड दूसरी साइड पे जा सके, तो वो बहुत ही रेयर किस्म के पेशेंट होते हैं। आमतौर पे फालिज इससे बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो चेस्ट में जो चीज जाती है, लंग्स में जब क्लॉट जाता है, तो उससे जान को रिस्क जरूर होता है। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो डीवीटी होता है उसके बाद अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो देर पर कोई असरात आ सकते हैं मरीज की टांग के ऊपर या ओवरऑल उसकी हेल्थ? बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देर पा असरात इसमें तकरीबन जी 30 से 40% मरीजों में आते हैं। बाकी मरीजों का प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए तो उनमें आमतौर पे ये बचत हो जाती है। और देर पा असरात आमतौर पे टांग में ही आते हैं। टांग में कुछ ना कुछ स्वेलिंग परमानेंट हो जाती है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग रहती है, आपको लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, थोड़ी बहुत पेन रहती है, और बाज़ का स्किन डैमेज भी हो जाती है वेन्स पे प्रेशर के साथ। उसको भी फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मैनेज ही करना पड़ता है, और वेन्स बिल्कुल नॉर्मल हालत में आना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी टाइम पे तशखीस हो और प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, ये जो डीवीटी अगर एक पेशेंट हो गया, उसकी ट्रीटमेंट हो गई है, तो उसके बावजूद बाद में भी होने के इम्कान होते हैं? अगर होते हैं तो वो उसको कैसे रोका जा सकता है? तकरीबन 1/3 पेशेंट हैं ऐसे जिनको डीवीटी दोबारा भी हो सकता है, और दोबारा आमतौर पे होने की कुछ वजूहात होती हैं, जैसे कि अगर पहली दफ़ा उसको प्रॉन्ग सिटिंग से हुआ है या लंबे सफ़र से हुआ है, और दोबारा जब वो कोई लंबा सफ़र करेगा तो फिर उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। दोबारा कभी उसका कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, फिर उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। दोबारा किसी को अगर मेडिकेशन इस तरह की लेने से हुआ है, तो उस तरह की मेडिकेशन जब वो दोबारा लेगा या लेगी तो उसको रिस्क बढ़ जाएगा। मतलब 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दोबारा होने का रिस्क होता है। लेकिन अगर आप अवेयर हों और आप एहतियातें पूरी करें, और उस वक्त अगर आपको लगे कि मेरा रिस्क बढ़ रहा है और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो फिर ये आपका रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। आप अपने मरीज़ को क्या एडवाइस करना चाहेंगे अगर किसी को डीवीटी हुआ है, या उसको लग रहा है उसे डीवीटी है, या फिर वो हो गया है, आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसकी तशखीस है। तो मरीज़ को अलर्ट होना चाहिए कि जब भी टांग में स्वेलिंग आए, पेन आए, क्रैम्प्स आएँ, तो फौरी तौर पे घर में ना बैठे रहें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसकी असेसमेंट कराएं। और ख़ास तौर पे जो एक टेस्ट है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये ज़रूर करवाएं। इससे तकरीबन सब के सब पेशेंट में ये डायग्नोसिस अच्छे तरीके से हो सकती है। अगर आप ये अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल आ गया तो उसका मतलब आपको डीवीटी नहीं है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर।